हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, पर्यावरण के बारे में क्लास चल रहा है, जो सीटेट और यूपी टेट दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। लग जाइए, एक दिन जी जान लगा दीजिए तैयारी में, क्योंकि वैकेंसी निकलने वाली है। टेट पास रहेंगे तभी आगे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा पर्यावरण के बारे में, सजीव के बारे में, सजीव में जो आपने पढ़ा वो पादपों के बारे में है ना। पादप जगत जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोरा के बारे में आपने अध्ययन किया। अब आप जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसके बारे में? जंतु जगत के बारे में, पादप जगत के बारे में, है ना। अब जंतु जगत फौना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं जंतु जगत। इस जगत में जंतुओं के विषय में अध्ययन किया जाता, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अरस्तु महोदय को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक, यह ध्यान रखिएगा। अरस्तु महोदय को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। पानी में रहने वाले जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा आदि रेंग कर चलने वाले जीव जैसे सांप, छिपकली, केंचुआ, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, तितली, मच्छर, मकड़ी आदि सभी पशु पक्षी और मनुष्य सभी क्या हैं? जंतु जगत में आते हैं। सभी मतलब जितने भी जीवधारी हैं पेड़ पौधों को छोड़कर, क्योंकि पादप जगत ही अलग है, पादप जगत अलग है और जबकि ये जंतु जगत अलग है। तो इनमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, मनुष्य में संवहन या परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। मनुष्य विभिन्न चीज़ों को खाता है, क्योंकि सर्वाहारी है मनुष्य सर्वाहारी है, विभिन्न चीज़ों को खाता है जो पचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो ये आपने पिछली कक्षा में ही पढ़ा है, अपशिष्ट पदार्थों के बारे में, जिनका शरीर के उस भाग तक पहुंचना आवश्यक है ना। अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका शरीर के उस भाग तक पहुंचना आवश्यक है जहां से भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल सकें, ये आपको ध्यान रखना है। पाचित भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न भाग या अंग तक पहुंचना, अपशिष्ट पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन अंग है वहां तक पहुंचना क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र उसे कहा जाता है ना। विलियम हार्वे ने इस तंत्र की खोज की थी, ये भी पूछा गया प्रश्न है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसने खोज की थी? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं। आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1 हमारा है, क्या है? नंबर 1 हो जाएगा रुधिर, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? खून। रुधिर या खून या रक्त, ठीक है ना। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। यह एक चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ होता है। खून तो लाल ही होता है ना। इसका लाल रंग, इसमें मौजूद एक वर्णक जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। आप कभी भी टेस्ट करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन अक्सर टेस्ट करते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन ही टेस्ट होता है। तो उसमें जो लाल रंग, इसमें इसका जो लाल रंग होता है, इसके होने का क्या कारण है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसलिए यह लाल रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया ही प्रश्न है कि लाल रंग होने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। काकरोच, केकड़े जैसे जीवों में यह वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए इनका खून लाल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कार्य क्या होता है इसका। यह पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है एवं शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। यह ध्यान रखिएगा। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को
शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है तथा शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। इसका कार्य क्या है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को, है ना, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कौन? रक्त, खून, है ना, रुधिर, एवं शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। ये ध्यान रखिएगा। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उन्हें उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। आगे देखिए, हृदय, दिल जिसे कहते हैं हार्ट, यह मनुष्य की बाईं छाती में स्थित होता है, बाईं तरफ, है ना। इसका आकार मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों या 4 कक्षों में विभाजित है, ये भी आप जानते होंगे। ऊपर दोनों भाग अलिंद कहलाते हैं, है ना, और नीचे वाले दोनों भाग निलय कहलाते हैं। अलिंद में बायां अलिंद और दायां अलिंद, वैसे इसमें बायां निलय और दायां निलय, ये ध्यान रखिएगा। यह लगातार धड़कता रहता है। यह कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। हृदय कभी नहीं आराम करता। अगर कभी पूछा गया है, प्रश्न भी पूछा गया है, हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में। यह 1 मिनट में 72 बार, ये भी तो आप जानते होंगे, कोई बताने वाली बात है नहीं। बच्चों के दिल की धड़कन इससे ज़्यादा होती है। जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके हृदय की जो धड़कन होती है वो ज़्यादा होती है। एक वयस्क मनुष्य के जो आप दिया गया 72 बार। डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर या फिर दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। जो डॉक्टर देखते हैं, आप लगाते नहीं हैं, आपके सीने के पास लगाते हैं, कभी पीछे की तरफ लगाते हैं, पीठ पर, तो उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, है ना, दिल की धड़कन को सुनते हैं। इसमें और आगे देखिए, ये पूछा गया प्रश्न है, किस तरीके से ज़्यादा खुश होने से, डरने पर या फिर दौड़ने भागने पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। या 4 विकल्प इसमें से दे दिया कि हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कौन सा कथन सत्य है? डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर, दौड़ने पर, है ना, या फिर बैठने पर, खड़े होने पर। इस तरह से तमाम प्रकार से दे सकता है। आगे देखिए, कार्य क्या है हृदय का? यह रक्त को पंप करता है। जैसे आपका जो हवा भरने वाला पंप होता है, ठीक उसी तरह से समझिए। यह रक्त को पंप करता है ताकि रक्त पूरे शरीर में जा सके। आप ये देखिए, देख रहे हैं आप, फेफड़ा, है ना, जैसे ये हमारा क्या है? फेफड़ा। ये भी फेफड़ा है, ये दायां बायां आप देख रहे हैं। फुफ्फुस, धमनी, ये जो ऊपर वाला बाहरी सिरा है ना, फुफ्फुसीय सिरा है ये। अब जो दायां अलिंद और बायां अलिंद बता रहे थे, ऊपर वाले भाग को दोनों चैम्बर जो होते हैं, उन दोनों चैम्बरों को क्या कहा जाता है? इधर वाला जो भाग होता है हमारा दायां हो गया, इधर वाला भाग हमारा हो गया बायां अलिंद। ये दोनों चैम्बर जो हैं, दोनों चैम्बर हमारे क्या कहलाते हैं? अलिंद, एक दायां और एक बायां। आगे देखिए, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देख लीजिए। नीचे देखिए, ये जो नीचे वाले चैम्बर हमारे होते हैं, ये नीचे वाला चैम्बर, ये दायां अलिंद है, दायां निलय है, और ये बायां निलय है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये महाशिरा है, ये महाशिरा है ना। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये कोशिकाएं हैं, है ना। ये सभी क्या हैं? कोशिकाएं हैं। अब धमनी शिरा का क्या कार्य है? इसमें देखिए, दोनों का क्या अलग अलग कार्य है दोनों का। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। कैसा? ऑक्सीजन वाला, जिससे शुद्ध रक्त कहते हैं। परंतु फुफ्फुसीय धमनी में रक्त क्या होता है? अशुद्ध होता है। ये ध्यान रखिएगा। जो धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है ना, जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं धमनी में, ये देखिए आप, है ना, धमनी में फुफ्फुसीय धमनी एक है और ये एक नीचे महाशिरा है ना। तो जो धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसीय धमनी जो है, फुफ्फुसीय धमनी जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो फुफ्फुसीय धमनी है, ये इधर फुफ्फुसीय धमनी जो है, इसमें क्या होता है? कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और जबकि शुद्ध रक्त किस में होता है? धमनी, है ना। धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध। धमनियाँ दिल से निकलती हैं, धमनियाँ दिल से निकलती हैं। सिरा क्या है?
सिरा में देखिए आगे, सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है ना, जबकि धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। भी पूछा गया प्रश्न है, दोनों दे दिया है। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? एक दो दोनों, एक सत्य है, दूसरा असत्य है, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न पूछ लेता, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। सिरा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त हो जाएगा, और जबकि धमनी में आपका ऑक्सीजन वाला रक्त हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, धमनी वाला शुद्ध रक्त और सिरा वाला अशुद्ध रक्त। परंतु फुफ्फुसीय सिरा में, जो फुफ्फुसीय सिरा है उसमें शुद्ध रक्त होता है। आप इसमें चाहे देख लीजिए, ये फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ये भी छोटी कक्षाओं से ही, कक्षा 9-10 में 6, 7, 8, 9, 10 से ही शुरू हो जाता है। आप जानते हुए ए बी और ए बी और ओ, है ना। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी का रक्त ले सकता है, चाहे जो समूह वाले हों, जिसे सर्वग्राही कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या सर्वग्राही, सर्वग्राही या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही या सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। आगे देखिए, ओ को क्या कहते हैं? वो सभी को रक्त दे सकता है, जिसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक दानकर्ता या सर्वदाता इसे कहते हैं, सर्वदाता। ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों में क्या अंतर है? ए बी सर्वग्राही और वो सर्वदाता। आगे देखिए, विभिन्न जीवों में हृदय जो कक्ष चैम्बर होते हैं, मछलियों में 2 कक्ष होते हैं। सरीसृप जो रेत कर चलने वाले जीव होते हैं उसमें 3 होते हैं। उभयचर जमीन और जल, मतलब स्थल और जल में रहने वाले 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के 4 होते हैं। पक्षियों में 4, स्तनधारी में 4, काकरोच में 13। सबसे अधिक, ये पूछा गया प्रश्न है, सबसे अधिक हृदय के कक्ष किस जीव में पाए जाते हैं? काकरोच में। आगे देखिए, मनुष्य में पाचन, डाइजेशन सिस्टम आप जानते होंगे। मनुष्य में पाचन, भोजन को ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, उसे पाचन उसे क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। पाचन क्रियाओं में जो अंग मदद करते हैं वे हैं मुख गुहिका, जिसे मुंह कहा जाता है, क्योंकि हम भोजन ग्रहण करते हैं मुंह से, चबाते हैं तो, है ना, उसको काटते हैं, खाते हैं। ग्रास नली, अमाशय जिसे पेट कहते हैं, छोटी आंत क्षुद्रांत, बड़ी आंत बृहद्रांत, है ना, मलाशय और गुदा। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी अंग हैं। ये इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, मुंह गुहिका, लार ग्रंथि, ग्रसिका जिसे श्वास नली कहते हैं। आगे देखिए, पित्ताशय, यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, क्षुद्रांत, बृहक्षुद्रांत, है ना, बृहद्रांत, मलाशय और गुदा, ये सभी क्या है? पाचन के अंग हैं। पाचन प्रक्रिया में देखिए, अंतर्ग्रहण, इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर लेता है। यह प्रक्रिया मुख गुहिका के द्वारा होती है। मुख गुहिका में जीभ और दांत होते हैं। मुंह गुहिका मतलब जो हमारा मुंह है, जीभ और दांत होते हैं। जीभ के ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती हैं, जिससे हम स्वाद लेते हैं। स्वाद कैसे पता चलता है? जीभ से। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में और निगलने में भी मदद करते हैं। जो लार निकलती है वो क्या करते हैं? जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में और निगलने में मदद करते हैं। दांत से भोजन को काटा जाता है, चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है। ये तो आप करते हैं, जानते भी हैं। पाचन, इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में होती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मुंह में भी होती है, अमाशय मतलब पेट में भी, और छोटी आंत में भी। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, जो हमारा लार है। आगे देखिए, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर के किस अंग में या किस भाग में होता है? छोटी आंत में। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो छोटी आंत में। उत्तर, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर। ये भी पूछा गया प्रश्न है। भोजन को भोजन का पाचन लार ग्रंथि, यकृत, लीवर, अग्न्याशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है। भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में, वो लार ग्रंथि से होता है, यकृत मतलब लीवर से, और अग्न्याशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है। अमाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है। अमाशय मतलब पेट में, क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। एंजाइमों की क्रिया भी तेज हो जाती है। एंजाइमों की क्रिया, इसीलिए पाचन तीव्र गति से होता है। अवशोषण, इस क्रिया में भोजन के मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए यह इसे क्या कहा जाता है? अवशोषण। अवशोषण करने वाले कौन कौन से हैं इस प्रक्रिया में? यह प्रक्रिया छोटी आंत होती है। अवशोषण की क्रिया किसमें होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि अभी ऊपर आपको हमने बताया। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। जल और खनिज का अवशोषण किसमें होता है? बड़ी आंत में। जबकि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का कहाँ होता है? छोटी आंत में। ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। स्वांगीकरण, आगे देखिए। स्वांगीकरण, इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के जो होते हैं, पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। मतलब स्वांगीकरण का मतलब ये होता है कि जो भोजन हमने लिया, उस भोजन से जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग है, उसको जो मेन पदार्थ है, जो अवशोषित पदार्थ है, उस पदार्थ को रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्रोटीन है, वसा है, खनिज पदार्थ है, ये सभी जो अवशोषित किए हुए पदार्थ होते हैं, वो रक्त के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। बहिष्करण, जिसे निष्कासन कहा जाता है, मतलब बाहर निकालना। इस प्रक्रिया में अपाचित, मतलब जो जिसे हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ, एक प्रकार से कह सकते हैं, भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है मलमूत्र के रूप में। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता है और कुछ समय बाद गुदा मल के द्वारा लेट्रिन या जिसे टॉयलेट के रूप में बाहर आ जाता है। आगे देखिए। पाचन के विषय में डॉक्टर विलियम बोमेंट ने बहुत खोजबीन किया था। अनेक प्रयोगों के बाद उन्होंने पता लगाया कि पेट में खाना अच्छी तरह से पीस जाता है। मतलब जो हमारा पेट है उसमें पीसा जाता है, जिसे आप अभी देखे हैं कि भोजन बहुत तीव्र गति से पाचन होता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है। आगे देखिए। जीभ और दांत, जीभ से स्वाद का पता चलता है। जीभ से अगले भाग से मीठा, जो हमारे जीभ का अगला भाग होता है उसे मीठा, पिछले भाग से कड़वा तीखा, और दोनों जो साइड वाले भाग हैं खट्टा और नमकीन स्वाद का पता चलता है, ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य में आयु के आधार पर 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक अस्थाई दांत होता है, जिसे हम दूसरा है अस्थाई, एक है अस्थाई, जिसे दूध के दांत कहते हैं, और दूसरा है अस्थाई दांत कहते हैं। दूध के दांत जो होते हैं अस्थाई, ये 20 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसमें लगभग 8 वर्ष तक, ये लगभग 7 से 8 वर्ष में ये जो टूट कर गिर जाते हैं, फिर नए दांत निकलने लगते हैं, और वयस्क होने तक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? 32 दांत पूरे हो जाते हैं। 32 दांत, जिसे अस्थाई दांत कहते हैं। 8 साल के बाद ये निकलते हैं, धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं, पूरे 32 दांत हो जाते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन, जिस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मनुष्य में उत्सर्जन अंग है गुर्दा। गुर्दा आप जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वृक्क, है ना। फेफड़े, जिसे फुफ्फुस कहते हैं। त्वचा, यकृत, लीवर, है ना, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, और मलाशय।
मनुष्य में उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र जिसे पेशाब और मल मतलब लेटरिन के रूप में बाहर निकलता है। आप यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, वृक्क 1 और ये 2 है ना। क्या ये क्या है, धमनी जिसे सिरा कहते हैं, धमनी सिरा। वृक्क है ना हमारा दोनों, जिसे क्या कहते हैं, वो गुर्दा कहा जाता है ना। ये देखिए, यहाँ से छनकर फिल्टर होकर क्या आता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मल के और मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जल के रूप में अपशिष्ट पदार्थ, वो बाहर निकलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। इस ये क्या है, मूत्राशय। आगे देखिए, गुर्दा। मनुष्य में गुर्दा जिसे किडनी कहा जाता है, मनुष्य में 2 गुर्दे पाए जाते हैं, सोयाबीन के आकार का होता है। ये मुख्य उत्सर्जन अंग हैं। इनका आकार राजमा की फली की तरह होता है, राजमा आप देखे भी होंगे। जब रक्त गुर्दों में पहुंचता है, जब रक्त गुर्दों में पहुंचता है, तब गुर्दे उसमें से उपयोगी एवं हानिकारक पदार्थ छान लेते हैं। ये एक प्रकार से समझिए छननी का कार्य करता है। उपयोगी पदार्थों को रक्त पुनः अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, क्या करता है, जल में घुलकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। वृक्क मतलब गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। फेफड़ा, फुफ्फुस। मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं, दायां बायां। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। त्वचा, त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में, स्वेद के रूप में क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। पसीने में जल, पानी और लवण है ना, इसलिए पसीने का जो स्वाद होता है वो खारा होता है। लीवर, यकृत। मनुष्य में 1 लीवर पाया जाता है। लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता। पूछा गया है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लीवर का क्या कार्य है, लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस में बदल देता है, अमोनिया और यूरिया में बदल देता है। किसको बदलता है, अमीनो एसिड को। लीवर अमोनिया एसिड और अमोनिया को, है ना, इन दोनों को, अमोनिया और किसमें, किसको, अमीनो एसिड को किसमें बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। कौन बदलता है, लीवर। और इसके बाद यूरिया मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। मलाशय। मनुष्य के शरीर में जब आंतों के द्वारा भोजन का पाचन अवशोषण हो जाता है, तब अपचा भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हुआ या अपचित भोजन कुछ समय बाद गुदा के द्वारा के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। मनुष्य में श्वसन देखिए। श्वसन, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वास लेना श्वसन का ही एक भाग है। मनुष्य में जो श्वसन होता है, श्वसन प्रक्रिया में, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन, सांस लेना श्वसन का ही एक भाग है। जब मनुष्य सांस लेता है तब वह ऑक्सीजन गैस अपने अंदर, ये तो आप पढ़ चुके हैं, ऊपर ही हमने बता दिया, ऊर्जा में बदल जाती है। ऊर्जा निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो मनुष्य के सांस छोड़ने पर बाहर निकलती है। अंगों के बारे में आप जानते भी हैं। ये हमारा है नाक, जिसे ये नासाद्वार है ना, और ये क्या है, श्वास नली है, श्वास नली। फेफड़ा आप जान भी रहे हैं, दायां बायां, ये क्या है, डायफ्राम। आगे देखिए, नासाद्वार। नासाद्वार, मनुष्य नाक से सांस लेता और छोड़ता है, मुंह से भी सांस लेता है। नाक में मौजूद बाल एवं चिकने पदार्थ धूल को शरीर में घुसने नहीं देते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नाक से ही सांस लीजिए। फेफड़ा, फुफ्फुस। फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है। डायफ्राम जिसे मध्यपट कहा जाता है, दोनों फेफड़ों के नीचे वाला भाग। जब डायफ्राम नीचे की ओर होता है तब फेफड़ों में वायु, है ना, ऑक्सीजन भर जाती है ना, जैसे कहते हैं आपका सीना फूल जाता है, ऑक्सीजन भर जाती है। जब क्या होता है,
जब डायफ्राम अपनी जगह आता है तब फेफड़ों से वायु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल देते, मतलब पच जाता है सीना, है ना, चिपक जाता है। आगे देखिए, कुछ विशेष जानवर, अब इनका क्या है। वैसे तो सभी जानवर अपने आप में विशेष होते हैं, परंतु, है ना, सभी जानवरों के विषय में जानकारी देना संभव नहीं है। यहाँ पर जानवर शब्द जंतुओं के चलने फिरने उड़ने इन सभी से संबंधित है इसमें। जैसे शेर है, शेर के बारे में देख लेते हैं हम। इसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग 14 साल की होती है। यह भूरे रंग का होता है। यह अपनी मूँछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। भी पूछा गया प्रश्न है। ये सभी जो आप देख रहे हैं इधर टॉपिक करके एक एक पॉइंट पॉइंट करके दिया है, ये सब आप जो देख रहे हैं पॉइंट वाइज, इसी में से कोई एक 3 विकल्प दे देगा, एक गलत दे देगा, कहेगा कौन सा असत्य है ना। या 3 विकल्प कोई बाहर से दे देगा, इसी में से एक विकल्प दे देगा, कहेगा कौन सा कथन सत्य है। इसी टाइप करके क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अपने कानों की मदद से यह अपने शिकार की धीमी धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। अंधेरे में यह मनुष्य के लगभग 6 गुना, समझ गए ना, कितनी गुना, 6 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जबकि बाज और जो गिद्ध हैं ये सभी क्या करते हैं, मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा जो बाज चील हैं ये सभी आप जानते हैं। और ये जो शेर है ये मनुष्य से कितने गुने, 6 गुने, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर 1 से 2 किलो होता है। शेरनियाँ अपने बच्चों के समूह में शेरनी समूह की नेता होती है। नेता कौन होती है, शेरनी होती है। शेर के नर बच्चे 2-3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। शेर अपने मूत्र की सहायता से, जैसा कि हमने ऊपर पहले मतलब ऊपर पिछली कक्षा में ही आपको बताया हमने कि शेर अपने मूत्र की, शेर भी हैं, कुत्ता भी है ना, ये सभी अपने मूत्र की सहायता से क्या करते हैं, अपने इलाके को पहचान लेते हैं। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। यह क्या होता है, मांसाहारी होता है, ना कि शाकाहारी। बाघ, आगे देखिए, बाघ यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। इसकी आयु लगभग 26 साल होती है। यह भी अपनी मूछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना दिखाई देता है। यह भी अपने कानों की मदद से सेम उसी तरह से, है ना, अंधेरे में भी लगभग 6 गुना देख सकता है मनुष्य की अपेक्षा। बच्चे का वजन पैदा होने पर आधा किलो से 1.5 किलो तक। बाघनी बच्चे के समूह में और बाघिन क्या होती है, नेता होती है। ठीक ठीक सेम शेर की तरह। बाघ के नर बच्चे 2-3 अपने समूह को ठीक उसी तरह से यह भी अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है और दहाड़ कई कई किलोमीटर तक, लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। हाथी, देखिए हाथी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर मतलब स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है। इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। इसका रंग काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में खेलता है। एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 कुंटल मतलब 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। इसीलिए यह इसे क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। इसके बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल का होता है। हथनियाँ, हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। एक समूह में लगभग 10-12 जानवर होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वह समूह की नेता होती है। हथनी, जैसे बाघ और शेर को आप देखे हैं, वो उसमें शेरनी बघनी जो होती हैं वो नेता होती हैं अपने समूह की। ऐसे हथनी भी। हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे केवल। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, सुनने के अलावा पंख से वो अपने उससे कानों से हवा भी करता है। गैंडे के बारे में जान लेते हैं। यह पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे विशाल जानवर है जो विलुप्त हो चुका है, लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। इसकी आयु लगभग 50 साल की होती है। इसके सींग इसके नाक के ऊपर होते हैं। यह एक सींग वाला हो सकता है, 2 सींग वाला भी हो सकता है। काजीरंगा अगर देखना हो तो असम के काजीरंगा में जाइए। इसकी चमड़ी त्वचा काफ़ी मोटी होती है, बहुत मोटी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है।
इसका वजन लगभग 1000 किलो से ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए जिराफ के बारे में जान लेते हैं। जिराफ, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर होती है। इसकी आयु लगभग 25 साल होती है। एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग 45 किलो पत्तियां, जबकि हाथी कितना, 1 कुंटल 100 किग्रा, है ना। यह जब यह चलता है तब इसके एक तरफ के दोनों पैर आगे, है ना, दोनों पैर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। ये इसकी मतलब आप समझिए खासियत है। जब यह चलता है तो इसके जो एक तरफ के दोनों पैर, पहले आगे ने एक एक तरफ के, ये भी ध्यान रखिएगा, एक एक तरफ के आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर। बहुत ही कम सोता है यह भी, एक दिन में 2 घंटे, हाथी की तरह। पेंगुइन, पेंगुइन के बारे में देख लेते हैं। यह ना उड़ने वाला पक्षी है, यह पानी में तैर सकता है, यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, यह अंडे देता है। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। यह समूह में रहते हैं, मतलब ये सभी समूह में रहते हैं। व्हेल के बारे में देख लेते हैं। व्हेल मछली, यह पानी में तैरती है परंतु स्तनधारी, क्योंकि यह बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली मछलियों में। यह फेफड़ों से सांस लेती है, ये हमने आपको पहले भी बताया है। इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं। यह पानी में रहती है, स्तनधारी है क्योंकि यह बच्चों को जन्म देती है, फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन और व्हेल सेम जैसे, इसकी आयु लगभग 50 साल, वो 90 साल, व्हेल 90 साल और ये 50 साल, दोनों में अंतर है उनके जीवन में। अंधी डॉल्फिन सुनसु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। सुनसु दे देता है, कभी कभी, कभी कभी अंधी डॉल्फिन करके दे देता है, कभी सुनसु दे देता है। यह बुद्धिमान और मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है, ये खासियत है इनकी। मोर के बारे में देख लेते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो आप जानते भी हैं। इसके पंख नीले हरे होते हैं, बहुत सुंदर आकर्षक दिखाई देते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है जो और भी सुंदरता बढ़ाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है। हर साल अपने पंख छोड़ देता है। यह सर्वाहारी है, सर्वाहारी में इसको सम्मिलित किया गया मनुष्य की कैटेगरी में। सांप, यह रेंग कर चलता है, इसके दांत होते हैं परंतु यह भोजन को पूरा निगल जाता है। इसके कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, मांसाहारी होते हैं। ये अपने दोनों खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। जब कोई मतलब किसी वस्तु को काटते हैं, मतलब चाहे मनुष्य हो या कोई भी जानवर हो, काटते हैं तो इसके जो दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, उन्हीं जब थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो जहर बाहर निकल आता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनाई जाती है, एंटी काम करता है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं हमारे देश में। नाग एक, जिसे कोबरा कहा जाता है, दुबैया, और एक करैत है और एक अथाई है, ये ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार के, है ना। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। अजगर सबसे लंबा जीव है, इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। ये किसानों के मित्र भी होते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूजों को खा जाते हैं। किसानों के ये किसानों के मित्र भी होते हैं। जैसे, क्यों मित्र होते हैं, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। ये भी पूछा गया ही प्रश्न है। जैसे केचुआ भी किसान के मित्र हैं, वैसे सांप भी किसान के मित्र हैं। दोनों करके पूछा गया, किसान के मित्र कौन से जीव हैं, केचुआ और सांप। केचुआ, यह रेंग कर चलने वाला जीव है, यह भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाते हैं, मिट्टी खाते हैं, जमीन को भुरभुरा बनाते हैं, भुरभुरा और उपजाऊ बना देते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाते हैं, है ना, जो फसलों के लिए लाभदायक होती हैं। चिंपैंजी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यह सबसे होशियार जानवर माना जाता है, चिंपैंजी। ये समूह में रहते हैं, इसमें 30 से लेकर 80 सदस्य होते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है।
इसकी आयु लगभग 50 साल होती है। ये सर्वाहारी होते हैं। सलाथ, यह भालू जैसा जानवर दिखने वाला रात्रिचर प्राणी है। दिन में सोता है ना, लगभग 18 घंटे सोता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। वह कौन सा रात्रिचर प्राणी है जो लगभग 18 घंटे सोता है, दिन में सोता है। दिन में सोने वाला रात्रिचर प्राणी कौन सा है जो लगभग 18 घंटे सोता है? सलाथ, जो भालू की तरह दिखता है। यह पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईवीएस जो आपको बता रहे हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए ईवीएस में, जो 30 नंबर का आता है। यह एक अच्छा तैराक भी होता है, तैरता भी है। यह पेड़ों के पत्ते खाता, कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। मांसाहारी। शीत निद्रा, देखिए कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वे पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय में सोते हैं, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? शीत निद्रा वाला जानवर कहा जाता है। जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू, ये सभी क्या हैं? शीत निद्रा वाले हैं। कोशिका, जिस तरह से घर ईंटों से बने होते हैं, उसी तरह जानवर भी छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोशिका। अर्थात कोशिका किसी जीव की आधारभूत इकाई होती है। जैसे कोई घर आप बनाते हैं, नींव होता है, आधारभूत नींव माना जाता है, वैसे आप समझिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, है ना, कार्क मतलब एक प्रकार की लकड़ी में की थी। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जैसा कि आपको हमने पहले भी बता रखा है। एक कोशिकीय जीव जो जिसमें सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जो जीव केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय वे जीव जो एक से ज्यादा कोशिका वाले बने होते हैं, जैसे कवक और जानवर। कोशिका की संरचना कैसे होती है? कोशिका के अनेक भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है ना। इन कोशिकांगों के अलग अलग कार्य होते हैं। पौधे, जानवर कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। पेड़ पौधे और जानवरों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, किंतु दोनों की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग एक समान होते हैं। कोशिका के कोशिकांग एवं उसके कार्य, ये आप आगे देखिए। कोशिकांग और कार्य उसके क्या क्या हैं? यह है कोशिकांग और इधर कार्य। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। इसका कार्य पादप कोशिका को आकार देना एवं रक्षा करना। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? इसका क्या कार्य है? इसका कार्य कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले कणों को नियंत्रित करता है। केंद्रक का क्या कार्य है? इसका कार्य कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों का भी निर्वहन करता है। केंद्रक। तारककाय, तारककाय क्या क्या कार्य है? यह जंतु कोशिका में होती है। इसका कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना होता है। कोशिका के विभाजन में यह कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कार्य कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है। गाल्जी का है, इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना, इसका कार्य है। अंतः प्रदब्य जालिका, इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लाइजोसोम, लाइजोसोम का क्या कार्य है? यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य कणों को पचाना। राइबोसोम, इसका कार्य प्रोटीन बनाना। यह भी पूछा गया प्रश्न है ना, प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम। रिक्तिका, इसका कार्य कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना, इसका मुख्य कार्य है। लवक का क्या कार्य होता है? लवक का, यह सिर्फ पादपों में, पौधों में पाया जाता है। इसका कार्य पौधों को हरा रंग देना, है ना, है, आप जानते भी हैं। भागों में, भूमिगत भागों में भोजन इकट्ठा करना, फल फूलों को रंग प्रदान करना। हरा, पीला, लाल, ये जो लवक होते हैं इसी के कारण ही
रंग होता है, रंग देना इनका कार्य है। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर निर्माण करते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में विभिन्नता आप यहाँ देख लीजिए। ये क्या है, पादप, ये पादप कोशिका है जिसे आप देख रहे हैं, गाल्जी काय, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, है ना, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य, है ना। और इधर देखिए ये लवक है जिससे रंग निर्धारित होता है। और ये क्या है, केंद्रक द्रव्य है। और ये क्या है, केंद्रक। रिक्तिका, ये क्या है, रिक्तिका। माइट्रोकांडिया, ये आप देखिए गाल्जी का है, यहाँ देखिए, है ना। आगे देखिए, ये हो गया पादप कोशिका। अब ये जंतु कोशिका के बारे में देख लीजिए। जंतु कोशिका का ये माइट्रोकांडिया, है ना। लाइजोसोम, ये क्या है, लाइजोसोम, ये है गाल्जी का है। और ये क्या है, केंद्रक, है ना, ये क्या है, केंद्रक। और केंद्रक द्रव्य, ये जो के इसके अंदर है केंद्रक द्रव्य, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये है राइबोसोम। और कोशिका द्रव्य ये है, ये आप ध्यान रखिएगा। रिक्तिका देख लीजिए, रिक्तिका। आगे देखिए, कोशिकांग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, इसमें होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, किसमें नहीं होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। लवक इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। आप देख लीजिएगा, सही से ध्यान से समझिए और देखिए। तारक काय इसमें नहीं पाए जाते, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइजोसोम किसमें नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, और किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में। रिक्तिका इसमें बड़ी होती है और इसमें जंतु कोशिका में छोटी होती है। कोशिकांग और उनके भाग, यह कोशिकांग और इधर है उपनाम, है ना। कोशिकांग और उनके उपनाम, जैसे केंद्रक को, केंद्रक का उपनाम क्या है, कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रण कक्ष है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली, पाचक थैली। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइट्रोकांडिया को ऊर्जा गृह, जैसा कि हमने आपको बताया। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका किसमें, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, है ना। यह ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ देखिए, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका, है ना। तो इसमें ये भी प्रश्न बन चुका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, है ना। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। इतनी बातें आपको समझ में आई। कोशिका और उनके उपनाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार पुनः दोबारा, क्योंकि इससे प्रश्न बन चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास कैसा रहा, आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप अपनी तैयारी बनाए रखें, तैयारी जारी रखें, बिल्कुल लगे रहिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक सीट आपको रिजर्व करना है अपने लिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।